नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 6 उपचुनावों पे कांग्रेस से आए बागी भाजपा के टिकट पे तो चुनाव लड़ रहे हैं। वो लेकिन कहीं न कहीं भाजपा के लोगों को इंतज़ामिया मेंबर की तरह उनसे काम ले रहे हैं कहीं न कहीं। लेकिन उनका जो विश्वास है सिर्फ़ अपने ही लोगों पे है क्योंकि उनके साथ सैकड़ों लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए हैं और उनको कहीं न कहीं उन्होंने भाजपा के अंदर कुछ ओहदे भी दिला दिए हैं और इन लोगों ने अपने निजी वार रूम बना रखे हैं। वहीं पे अपने लोगों की नज़र जो तीसरी आँख है अपने लोगों की, वो भाजपा के मुख्य लोगों के ऊपर लगा रखी है कि भाजपाई ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राजेंद्र राणा को टीम राजेंद्र राणा पे भरोसा है और अपने एनजीओ सर्व कल्याणकारी संस्था पे भरोसा है। उनका बेटा अभिषेक राणा अलग से संस्था के बैनर तले ही कार्यक्रम करके जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। वो भाजपा का झंडा, बैनर कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पटका तक नहीं पहन रहे हैं कांग्रेस का, कहीं झंडा नहीं लगा रहे हैं अपने किसी कार्यक्रम में, कोई बैनर नहीं लगा रहे हैं। सुधीर शर्मा आपने उनका भी एक एनजीओ है, उसपे भरोसा है और टीम सुधीर शर्मा उन्होंने बरसों पहले बना रखी थी जब वो यूडी मिनिस्टर बने थे। तो उसपे उनको भरोसा है। इसी तरह से चैतन्य शर्मा गगरेट से बाकी जो हैं भाजपा के कैंडिडेट हैं, लेकिन मूल भाजपाइयों से उनकी भी दूरी है। वो भी कहीं न कहीं अपनी वाईपीएस संस्था और टीम चैतन्य के सहारे ये चुनाव लड़ रहे हैं। देवेंद्र भुट्टो की बात करें कुटलैहड़ में, तो उन्होंने वीरेंद्र कंवर के समर्थकों से और भाजपा के जो पुराने वरिष्ठ वहाँ कुटलैहड़ में कार्यकर्ता उनसे दूरी बना के रखी हुई है। इसी तरह से लखनपाल जी भी इसी तरह से चल रहे हैं, कहीं न कहीं। तो ये कहीं न कहीं ये जो बागी हैं, कांग्रेस से आए हैं, ये भाजपाइयों पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जो मूल भाजपाई हैं। जो इनके साथ अभी कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं, इनका विश्वास सिर्फ़ उन पे है। ये बात कहीं न कहीं भाजपा के हाईकमान को पहुँची, शीर्ष नेतृत्व के पास भी पहुँची है कि इनका इस समय ही ये हाल है कि ना हम इनके कोर ग्रुप में जा पा रहे हैं, जो मुख्य लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, तो कल को ये जीत गए, तो हमारी स्थिति क्या होगी? आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के। संदीप सांख्यान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। उदयवीर पठानिया जी हैं, प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो आज चर्चा में भाग ले रहे हैं। उदयवीर जी, ये कुछ दिनों से ये चर्चाएँ चल रही हैं, कहीं न कहीं भाजपा के बड़े नेताओं के पास भी पहुँच रही हैं कि ये इन लोगों का भरोसा हम पे नहीं है, जबकि हम इनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इनका ये भरोसा नहीं है कि या इनको कोई डर है? जी, उदयवीर जी। वही बात आई ना डॉक्टर साहब कि जब इन लोगों ने शामिल करना था इन लोगों को भाजपा में, तो अब मूल कैडर की परवाह नहीं की गई जो इनका अपना कैडर था। और हुँ, जब ये सब कुछ हो गया तो इनको मूल कैडर की याद आई। अब मूल कैडर भी ये एहसास दिलवाने पर उतारू है कि अगर आप हम लोगों को तरजीह नहीं देते हैं तो फिर भाजपा का हाईकमांड भी कैसे ये मान सकता है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है या जो जमीनी नेता हैं वो इनकी पूरी मदद करेंगे। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो हालात हैं इसमें भाजपा की हालत जो मूल कैडर है उसकी सही नहीं है। ले देकर जिस तरह से एक बात आपने कही कि इन तमाम नेताओं को जो बागी हैं इनको अपनी टीम्स पे भरोसा है। भाजपा के इस पे भरोसा नहीं है। अब देखिए भाजपा का जो हाईकमांड है उस लगातार गलती पे गलती करता चला गया। पिछले दिनों जहां पे ये बागी शामिल हुए वहां पर पुनर्गठन कर दिया और जो कांग्रेसी थे पुराने उन्होंने अपने लोग एडजस्ट करवा लिए। जाहिर सी बात है कि जंबो कार्यकारिणी तो बननी नहीं थी और उसमें जो भाजपा के कुछ लोग थे उनको दरकिनार किया गया। लोगों को तो छोड़िए वहां की जो पुरानी लीडरशिप थी उसको दरकिनार किया गया। पुराने जी। नेता थे उनको साइडलाइन किया गया। तो ऐसे में इनका डर भी सच्चा है जो बागी हैं, जो अभी ताजे-ताजे भाजपाई बने हैं, कि इन पे भरोसा किसी को नहीं है। उनके अपने जो भाजपा नेता जो है उनका कत्ल हुआ, जो कार्यकर्ता हैं उनका कत्ल हुआ। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो भाजपा हाईकमान ने एक था कि एक डंके की चोट पे तमाम कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने उम्रें गुजार दी भाजपा के भीतर, उनको एक ही डंडे से हाँकने की कोशिश की और अब उसी डंडे का नतीजा है कि एक जो सियासत वाला डंडा है, अब वो भाजपा हाईकमान पर भी पड़ने शुरू हो गया है, डॉक्टर साहब।
जी, लेकिन वहाँ पे सुजानपुर में ये स्थिति आ रही है कि राजेंद्र राणा के बेटे पूरी तरह से संस्था के बैनर के तले बिना भाजपा के झंडे-डंडे के काम कर रहे हैं। और वही बात आ गई सर। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, लेकिन उनकी फ़ोटो से भी इनको आपत्ति है पूरे प्रचार में। भाजपा के बिल्कुल। झंडे-डंडे से तो हो रही है कहीं न कहीं, जी, लेकिन उनसे भी जी। आपत्ति है। तो क्या ऐसी परिस्थितियाँ इनको कोई खौफ है या इनको लगता है कि हम सिर्फ़ अपने ही लोगों के दम पे इस जीत को सुनिश्चित कर लेंगे? भाजपा अपनी करनी का नतीजा जो है वो अब भुगतने के लिए तैयार हो जाए, जिस तरह के हालात बने हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर धूमल जैसे कद्दावर नेता को कितनी किश्तों में मारेगी भाजपा? यहां तक अब आम आदमी में ये चर्चा है सुजानपुर के भीतर कि जिस व्यक्ति की वजह से ये सब कुछ हुआ, अब वहां पर यही एक क्या दोबारा जो एक सियासत का कत्ल है प्रोफेसर धूमल का, वो करवाने की कोशिश हो रही है। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो उनको ये है कि अनुराग ठाकुर अगर यहां से लीड लेकर जाते हैं और हमारी लीड नहीं आती है, तो सियासी मौत जो है या जो सियासी मजमा है, वो बराबर लगेगा। तो कहा जाएगा कि अनुराग ठाकुर कैसे लीड ले गए सुजानपुर से, हम कैसे हार गए। तो हर तरीके का जो एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, वो इन बागियों ने तो करके रखी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धर्मशाला की बात करूं तो यहाँ पे क्या हुआ, जी। संजय शर्मा हमारे साथ बैठे हुए, ये अब उस दौर में है कि अगर इनके लिए चुनौती चलेगी, खैर ये अलग चीज है कि सियासत के लिहाज से अब इनको ऐसी ही बातें करनी पड़ेंगी कि जिस तरह से एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इन नेताओं को करनी पड़ती हैं। तो जब ऐसी चीजें चलती हैं, एक तरह से ब्रांडिंग तो भाजपा की भी नहीं हो रही, जिस तरह से आपने भी खुद कही है ये बात कि इन लोगों को भरोसा ही नहीं है कि भाजपा के कार्यकर्ता हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। यही वजह है कि अलग-अलग जिस तरह से इनकी अपनी पर्सनल पुरानी टीम्स थी, वो काम कर रही हैं। जब भरोसा ही नहीं है सर, तो नतीजों के ऊपर क्या उम्मीद करनी? अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की किस्मत में सच में सुख है, तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। हालाँकि मैं कोई सुक्खू की प्रेज़ नहीं कर रहा हूँ इस मामले में, लेकिन भाजपा इन तमाम 6 बागियों की वजह से इन्होंने अपने कैडर पे भी एक तरह से आग में झुलसा के रख दिया है। वो नहीं कि आँच लग रही है, झुलसने की नौबत जो है वो भाजपा में आ चुकी है। डॉक्टर साहब। जी, लेकिन डे वन से ही जो हाईकमान के निर्देश थे, उसके तहत जो भाजपा कार्यकारिणी और इन हलकों के जो प्रमुख लोग थे, वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने इनका परिचय सम्मेलन भी कराया, पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी हुए, समय-समय पे बड़े लीडर आ रहे हैं और जब-जब पार्टी प्रत्याशी लोकसभा के इनके साथ आ रहे हैं, तब एक अच्छा भाजपा का वो देखा जा रहा है। लेकिन इंडिविजुअल वर्किंग जो है, वो भाजपा के वर्कर को बिल्कुल नहीं भा रही है। वहीं पे एक इन्होंने उदय जी सब पे ना एक नज़र रखी हुई है कि कौन क्या बिल्कुल। कर रहा है और वो उसकी अभी से लिस्टें तैयार हो रही हैं कि चुनावों के बाद मूल भाजपाइयों को कैसे बाहर का रास्ता दिखाना है। ये है सबसे बड़ा सवाल और ये चर्चा में नाम भी आ रहे हैं हर हल्के पे ऐसे। बिल्कुल सही सूचना है आपके पास। अगर मैं धर्मशाला की ही बात करूँ तो यहाँ पर भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। अब देखिए डॉक्टर साहब कि 14 महीने पहले यही भाजपा थी जो सुधीर को कोसती थी। आज ऐसे हालात बना दिए गए कि अब इसी भाजपा को सुधीर शर्मा को सपोर्ट करने पड़ रहा है। लेकिन जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो पॉलिटिकल साइकोलॉजी है, वो किसी भी लिहाज से ऐसी नहीं आंकी जा सकती कि जो भाजपा का मूल कैडर है, उसके दिल में इन बागियों के लिए थोड़ी-सी भी हमदर्दी हो। क्योंकि हमदर्दी के नाम पर तो दर्द जो है, वो ज़रूर भाजपा नेताओं को दिया जा रहा है। इस चीज़ को भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने कि लिस्टें बनने शुरू हो चुकी हैं। नतीजे जीते तो हम जीते, हारे तो भाजपाइयों ने हराया। ये फ़ॉर्मूला देर-सवेर सामने आने वाला है। डॉक्टर साहब। जी, जी संजय जी जुड़े हैं। संजय जी, आखिर क्यों ये बागी लोग मूल भाजपाइयों के पर पूरा भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? क्या मूल भाजपाई सिर्फ इंतजामिया मेंबर ही रह गए हैं? एक इनको बैनर देने के लिए रह गए हैं क्या? देखिए, जैसे चर्चा चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का जन्म कोई रातों रात नहीं हुआ है। हम लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं। जैसी भी राजनीतिक परिस्थितियां पैदा होती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार रहता है। अब जो परिस्थिति बनी,
अब 6 विधायकों ने सरकार के खिलाफ जाकर के उन्होंने सरकार से अपना समर्थन वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ली। और नैतिकता के आधार के ऊपर निश्चित तौर पे बहुत मुश्किल होता है आप चुने हुए विधायक को अपना पद बीच में अपना सफर छोड़ करके जाना। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने भी एक निर्णय लिया कि जो 6 के 6 विधायक हैं, ये विधायक थे बड़ा ही बुरा हाल है। के उतारा जाए। हम कर रहे हैं ये मीडिया के अपने कयास हैं, ये मीडिया के कयास हो सकते हैं, लेकिन मीडिया ये का जो कयास नहीं है, आपके ऊपर भरोसा नहीं है इन बागियों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम धर्मशाला में बैठे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे बैठा हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पे निजी वार रूम क्यों है वहां पे, क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा आप लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिन रात जो है वो हमारा चर्चाओं का दौर चलता है, मीटिंगें चलती हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता साथ में चला है। वही हाल आपने जैसे कहा कि वहां पे सुजानपुर के अंदर निश्चित तौर पे राजेंद्र राणा जो है वो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते हुए वो एक इसके मीडिया एडवाइजरी बोर्ड के वो चेयरमैन भी रहे हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो 2012 में वो आजाद प्रत्याशी के तौर पे उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद उस समय की राजनीतिक हालात के मुताबिक वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने। लेकिन जो एनजीओ जो है वो एनजीओ उनकी, जब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे तब भी उनकी एनजीओ जो है वो काम करा करती थी। उसके बाद भी वो जब कांग्रेस के सदस्य भी बने तब भी उनकी एनजीओ चलती रही और एनजीओ के सहारे जो सामाजिक कार्य वो करते हैं वो करते रहे। तो इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं है। सुधीर शर्मा जब कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और जब वो पिछली बार मंत्री भी थे तब भी उनकी एनजीओ चलती थी। जब वो विधायक नहीं थे तब भी उनकी एनजीओ काम करती थी। चैतन्य शर्मा है, वो राजनीति में आए जिला परिषद का चुनाव जीतने से पहले, वो वहां पे अपनी एनजीओ के माध्यम से ऊना गगरेट के क्षेत्र में काम करते थे, ऊना के क्षेत्र में सामाजिक काम करते थे। तो निश्चित तौर पे अगर इसमें कहीं कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई अपनी एनजीओ का सहयोग नहीं ले सकता। हम भी राजनीति जब करते हैं, हम भी चुनाव के बीच में जाते हैं, हम देखते हैं अगर कोई अच्छा काम करने वाली एनजीओ है उसके सदस्यों को हम साथ चलाने का प्रयास करते हैं कि हम भी आपकी तरह स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं और स्वच्छ राजनीति में आपका भी साथ हमें चाहिए। तो हम पूरा प्रयास करते हैं। इन लोगों को आप पे कोई भरोसा नहीं है। जिस तरीके से एक सूचियां तैयार हो रही हैं, चाहे वो सुजानपुर है, चाहे धर्मशाला है, चाहे कुटलैड है, चाहे गगरेट है, चाहे बक्सर है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के उसमें ऐसी कोई जानकारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भीतर किसी को भी नहीं आई है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और एक्टिव मेंबर हूं। हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया कि कोई कैंडिडेट इस तरह से बात कर रहा है या कोई कर रहा है। हमारी भी जो हमारे उम्मीदवार यहाँ से मेरे स्थान से जो उम्मीदवार हैं, निश्चित तौर पे हम दिन में 3 या 4 बार भी हमारे आपस में चर्चा होती है। उस विषय को अगर उनको लगता है कि हमारी सलाह की आवश्यकता है वो हमसे लेते हैं, कुछ में हमें लगता है कि वहां उनको दूसरे स्थान पे क्या करना चाहिए वो हम बोलते हैं। तो इसमें ये चर्चा के लिए तो बात हो सकती है, लेकिन ये लोग आपसे सलाह नहीं लेते, अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। जहां उन्हें लगता है आपकी जरूरत है वहां आप लोगों का, भाजपा के मूल लोगों का उपयोग हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का उपयोग नहीं सदुपयोग हो रहा है। मैं इसको उपयोग नहीं कहूंगा, मैं सदुपयोग करूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जिस स्तर का कार्यकर्ता है उसी स्तर के कार्यकर्ता से उसके बढ़कर के काम करने का प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। निश्चित तौर पे क्योंकि मुख्यमंत्री 43 का बहुमत संभाल नहीं पाए, वो 43 के बहुमत से 34 पे आ गए। निश्चित तौर पे जो उनकी अपेक्षाएं विधायकों की थी वो नहीं उनको चला पाए। जो विकास की परियोजना लेकर के जाते थे विधायक, वो उनको नहीं प्रसन्न कर सके, उसके लिए नहीं धन मुहैया करवा सके। विधायकों के साथ वो ठीक सलूक नहीं कर पाए क्योंकि मुख्यमंत्री अपना एक क्लब चलाते थे
और उस क्लब के वो सदस्य नहीं बने, इसलिए उनको जो है वो उनकी तरजीह नहीं दी जाती थी उनको, तो उन्होंने कांग्रेस से बगावत करी है और उन्होंने कांग्रेस से बोल करके किया है। कांग्रेस की जो व्यक्ति जो जिनकी पुश्तें जो है वो कांग्रेस पार्टी में, आप ये मान करके देखिए कि कितनी मुश्किल से जो है वो निर्णय इतना लिया होगा 6 लोगों ने। तो ये स्थिति जो पैदा करी है, जो राजनीतिक हालात पैदा हुए हैं प्रदेश में, उसके लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री स्वयं जिम्मेदार है। बन गए हैं, वो हालात बन चुके हैं, लेकिन अब उसका जो इम्पैक्ट दिख रहा है, जो चर्चा चल रही है, जो सुगबुगाहट है कहीं ना कहीं। देखिए, राजेंद्र राणा का बेटा अभिषेक राणा, आप उसकी सोशल प्रोफाइल भी देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, वो तो आपका भाजपा का पटका पहनने को भी तैयार नहीं है। वो बिल्कुल साथे बिना झंडे डंडे के वोट मांग रहे हैं, उनको एतबार नहीं है भाजपा पे, और वो अपनी टीम जो लेके आए हैं उसके साथ वोट मांग रहे हैं। आपका भाजपा का व्यक्ति कोई नहीं साथ चला रहे, वो ये हालत है। किसी के परिवार का सदस्य क्या कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मूल संगठन ये सोच करके नहीं चलता है कि उसके परिवार का सदस्य क्या कर रहा है। उनके पिताजी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार बनाया है, और उनको भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है, जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, उसको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की इच्छा के अनुसार ही उनको चलना पड़ेगा, और उसके ऊपर वो चल रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी का बहुत लंबा संगठन है, जहां लगेगा कि हमें समझाने की आवश्यकता है, निश्चित तौर पे संगठन की परिधि से बाहर निकल करके भारतीय जनता पार्टी के बीच में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनती है। अगर बनती है तो उसको संगठन संभालेगा और अपनी रीति नीति, अपने संगठन के तौर तरीके, उन कायदों के बीच में उनको रह करके चलना है। ये निश्चित तौर पे ये जो एक लाइन है, ये लकीर है, वो भारतीय जनता पार्टी ने जब संगठन के भीतर शामिल करवाते हैं, ये खींच दी जाती है। जो उस परिधि से बाहर जाएगा, उसका निर्णय क्या होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन लेगा। चलिए सांख्यान जी, आपने सवाल तो सुने ही होंगे। कहीं ना कहीं मूल भाजपा और बागी जो अपने लोगों को लेके गए हैं भाजपा के अंदर, एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पा रहे। ऐसे हालात में इस चुनाव में उतरना कहीं ना कहीं दिक्कत भी कर सकता है। और एक बड़ी बात ये हो रही है कि जैसे कि राजेंद्र राणा का जिक्र कर रहे हैं हम, कि उनके बेटे बिना झंडे डंडे के काम कर रहे हैं, और वही लोग जो कांग्रेस से उनके साथ शामिल हुए हैं, और कांग्रेस के लोग भी कुछ चल रहे हैं, ऐसी भी सूचनाएं हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी घातक है। डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि हर्ष महाजन जी को लेके गए तो उनकी जो पृष्ठभूमि है, उनका जो डीएनए है, वो कांग्रेस का डीएनए है। तो कहीं ना कहीं उनके उनका जो मानसिक स्तर है और जो वैचारिक स्तर है, वो सारा के सारा भारतीय जनता पार्टी को घुमाए हुए है। और उसी के सूत्रपात के चलते भारतीय जनता पार्टी आज हिमाचल प्रदेश के अंदर तबाही के कगार पे खड़ी हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा। अब आप कह रहे हैं कि मैं चलो सुजानपुर से शुरू करता हूं। सुजानपुर के अंदर अति महत्वाकांक्षी आदमी राजेंद्र राणा जी थे। उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या थी? उनके जो सपुत्र हैं वो हमीरपुर से चुनाव लड़ना चाहते, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो पूरी नहीं होंगी, तो डर तो उनके अंदर रहे। अब हो क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये जो 6 के 6 जो विधायक हैं, जो उपचुनाव जहां पे हो रहा है, ये एक दूसरे के कंटेम्परेरी काम कर रहे हैं और एक दूसरे का सर्विलेंस कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो इनके समर्थकों के ऊपर सर्विलेंस बिठाए हुए हैं, और जो इनके लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर सर्विलेंस बिठाए हुए हैं। आप देख लीजिए, कुटलैट की बात मैं करता हूं, वीरेंद्र कंवर जी के समर्थक क्या आज भुट्टो जी के साथ काम कर रहे हैं? कदापि नहीं कर रहे हैं। अभी आप चैतन्य जी की बात कर रहे थे, मैं बताता हूं चैतन्य जी का जो वहां पे, चैतन्य जी की तो व्यक्तिगत राजनीति इतनी आइसोलेट हो गई है कि वो अपने पैसे के दम पे और अपने पिताजी के दम पे, और पिताजी की जो पद प्रतिष्ठा है, क्योंकि वो एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त हैं, तो उसके दम पे वो राजनीति कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है। और उस हिसाब से एक दूसरे के ऊपर जो है वो विश्वास भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। ना ही भारतीय जनता पार्टी का कैडर उनके ऊपर विश्वास कर पा रहा है, ना वो लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और ये सियासत के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जो बात हुई है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आज की बात नहीं है। विधानसभा के चुनाव, उपचुनाव जो है वो हो जाएंगे, पार्लियामेंट के चुनाव हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद जो भी परिणाम आते हैं, सकारात्मक रहते हैं, नकारात्मक रहते हैं, दोनों ही दलों के लिए। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़े। मैं आपको मंडी संसदीय क्षेत्र की तरफ भी ले जाऊंगा। मंडी के अंदर जो कंगना जी को इन्होंने टिकट दिया, क्या वो विद्यार्थी परिषद से निकल के आई थी? क्या वो महिला मोर्चा से निकल के आई थी? क्या उसका एकदम से उनको हाई प्रोफाइल इमेज बना के, तो वहां पे जो अजय राणा जी थे, संदीप जी वो क्राइटेरिया भाजपा में रहा नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेस से बाकी आ सकते हैं तो कंगना जी भी आ सकती हैं, वो तो किसी पार्टी के साथ पहले थी भी नहीं। तो अब तो इन्होंने चीज चेंज कर दी है ना। ये जो अपने आप को बड़ी सिद्धांत की बात करते हैं, बड़ी नैतिकता की बात करते हैं, तो ये तो इनकी पृष्ठभूमि बन चुका है। आप देख लीजिए, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर सरकार बनी, नॉर्थ ईस्ट से लेके, दक्षिण भारत से लेके, मध्य भारत से लेके, आज आके क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश की देवभूमि के ऊपर आके इनको झटका लगा है। तो इनकी नियत और नीति में तो हमेशा ही खोट रहा है। अब मैं आता हूं भाई संजय शर्मा जी की बात पे। ये कहते हैं कि कोई क्लब चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी। भाई क्लब चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, यार ये योद्धा की तरह माननीय मुख्यमंत्री जी आपदा में लड़ते हैं। ये जाके अपने यहाँ पे फंड जनरेट की बात करते हैं, कहीं ना कहीं से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो हमारी गारंटी है उसके ऊपर फोकस करते हैं। आप बोले जा रहे हैं कि क्लब चला रहे हैं। अरे कौन सा क्लब चला दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों को तरजीह दी है सरकार के अंदर जो वर्षों से संगठन में लगे हुए। मैं बताता हूं संजय भाई को, संजय भाई 1991 से मैं एनएसयू का कार्यकर्ता रहा हूं, 1991 से आज तक हम लोग पार्टी के लिए लगे हैं। तो अगर पार्टी किसी भी सिद्धांत में, कोई भी दल होता है, अगर वो गैर सिद्धांतिक बात करती है तो दर्द तो भैया कार्यकर्ता को होता ही है। आप ठीक है, आप धर्मशाला में है, आपको दर्द नहीं होगा, ठीक है, आप ये चीज स्वीकार कर चुके होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जब भी संगठन में जिसने अपना जीवन 35-40 साल एक संगठन में दिए हैं तो दर्द तो होता है। अब ये भारतीय जनता पार्टी खुद तय कर ले कि वो किसकी सर्विलेंस कर रही है। वो उनकी सर्विलेंस कर रही है जिनको इन्होंने टिकट दिया है, या वो भारतीय जनता पार्टी की सर्विलेंस कर रहे हैं। और नीति और नीति, दशा और दिशा भारतीय जनता पार्टी की, इनके सिद्धांत जो ये बताते थे उसके एकदम विपरीत हो चुकी है। और यही कारण है आज भारतीय जनता पार्टी का कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सवालों का ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, इनके शीर्ष नेतृत्व का मनोबल टूटा है। और इसका जो ऑडिट होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो इनका जब कार्यकर्ता पूछेगा, इनके संगठन का आदमी पूछेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास जवाब नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को देने का कि आपने क्या किया और क्यों इस तरह की राजनीति आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर खेली। और मैं एक चीज डॉक्टर साहब, एक चीज बताता हूं, इसके बाद चुनावों के बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इनके प्रदेश के अध्यक्ष जी, इनके लीडर ऑफ अपोजिशन जी, वो भी ये तय कर ले कि आपकी कुर्सियां क्या बचने वाली हैं कि नहीं बचने वाली है। इस तरह की जो राजनीति करती है, तो जब ऑडिट होगा, जनता तय करेगी, वो जनता तय करेगी। जब ऑडिट होगा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन अपने अंदर का ऑडिट करेगा, तो ये साफ तौर पर तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अनैतिक राजनीति हिमाचल प्रदेश के अंदर की है, ये सारा का सारा उस चीज की परिणति है। मैं इतना कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी। ये कहीं ना कहीं जो एक्सरसाइज चल रही है बागियों द्वारा कि सिर्फ अपने लोगों पे भरोसा करना है और इन पे नहीं करना है, इनको साथ जरूर चलाना है क्योंकि ये रास्ता साफ करते चले। लेकिन सवाल ये है कि भीतरगात बागियों को यही डर सता रहा है कि हम अचानक आ तो गए हैं दूसरे के घर में, अब वो घर वाले क्या हमारी खातिरदारी मन से कर रहे हैं कि बेमन से कर रहे हैं, वो एक है। और भीतरगात की कितनी गुंजाइश है उदयवीर जी? भीतरघात की बात करूं तो सर, ये भीतरघात की बजाय आत्मसात करने वाला मसला मेरे को ज्यादा नजर आता है। बीजेपी के जो बयान हैं या जो सारी चीजें हैं, वो जबरन आत्मसात करने वाली बातें जो वो नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से इन लोगों ने अपने लोगों को अहमियत दी हुई है और बीजेपी के कैडर को जिसकी बलि भी ली हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो अब
लगता नहीं कि ये समझौता होगा। इस बार जो वोटिंग होगी वो आत्मसम्मान के लिए बीजेपी में भी होगी, कांग्रेस में भी होगी। अब जिस तरह से सांख्यान साहब ने कहा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी सियासत के हमाम में बिल्कुल बिना कपड़ों के नजर आ रही है सुजानपुर के भीतर, क्योंकि वहां पर भी कांग्रेस ने अपने कैडर को अछूत माना और वहां पर जो बीजेपी के पुराने उम्मीदवार थे कैप्टन रंजीत, उनको कैप्टनशिप दे दी कि हमारा फ्लैगशिप अब आपके हाथ में, आप चाहे जिस मर्जी दिशा में चलिए। तो ले देकर यही है कि इस बार का जो चुनाव है उसमें वोट तो किसी एक को जाना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब वही बात आ गई कि जो आपने भीतरघात वाली बात कही, मैं उसको भीतरघात की संज्ञा नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक जिस विचारधारा की बात चाहे बीजेपी करती है चाहे कांग्रेस करती है, उस विचारधारा का टेस्ट है, एसिड टेस्ट है कि या तो अंधे होकर चलिए आप कि हाईकमांड ने बोल दिया कि उस तरफ चल पड़े। अब 2027 अगले चुनाव आएंगे, मान लीजिए कि अगर ये जीत जाते हैं, जो बागी हैं इनकी जीत दर्ज हो जाती है, 27 के लिए जो भाजपा का मूल कैडर है उसका सुपड़ा साफ है टिकट हासिल करने के मसले में। अब वही बात आ गई, मैं संजय शर्मा भाई का भी जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे। ये वही संजय शर्मा है जो फैक्ट एंड फिगर्स लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, और इनके फैक्ट एंड फिगर्स को डिनाई करना हम लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता था कि पंडित जी आप ये बोल रहे हो तो ये बहुत घातक हैं आपके जो आंकड़े हैं। तब पंडित जी पूरा, अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो पूरा गेड़ा दे के रखते थे। आज यही पंडित जी मजबूर हैं वही स्तुति गान करने के लिए सुधीर शर्मा के लिए, जो कभी इनके फैक्ट एंड फिगर्स होते थे, जो इनके आरोप होते थे। तो सोचिए कि ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसी चर्चा ये भी नहीं कर पाएंगे कि कहां पे क्या हुआ, लेकिन बर्दाश्त तो संजय शर्मा ने किया। यही हालात जो है वो कांग्रेस के भीतर भी है, जहां पे इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम तो पॉलिटिकली इन लोगों ने भी छेड़ा हुआ था। और इन बागियों की जिस तरह से जो मूल बात थी आपकी कि इनके ऊपर चेक है, कोई दो राय नहीं है, बहुत जबरदस्त चेक है इन लोगों के ऊपर। और ये भी एक सच है कि अगर मैं धर्मशाला की बात करूं तो ये भी एक हकीकत है आज की डेट में कि कांग्रेस के साथ चल के राजी नहीं है और भाजपा सुधीर शर्मा के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि अगर आप हर जगह एक ही डंडे के साथ सबको हाँकते चलेंगे तो वैसा तो संभव नहीं है, क्योंकि अब वो वोटर रहा नहीं है। वैचारिक बात करी, संजय शर्मा ने कहा कि हम एक लंबे सफर पे निकले हुए हैं और लंबा सफर तय करके आए हैं। अब जब सफर तय करके आ गए तो सफरर तो यही लोग हुए ना, बीजेपी क्यों सफरर होगी इसमें? सांख्यान जी ने भी साफ बात कही कि इधर मैं सॉरी संजय शर्मा जी की तरफ जा रहा हूं, इनको क्या पता था कि जब हम सफर तय करके मंजिल के करीब होंगे और तब हमारा कत्ल होगा, यहाँ पर आकर टच नहीं कर पाएंगे उस चीज को। इसी तरह से सांख्यान साहब ने भी बात कही कि आइडियोलॉजी ना बीजेपी की बची है ना कांग्रेस की आइडियोलॉजी बची है, ये दोनों दल थोपते हैं लोगों को अपने ऊपर अपनी धाक जमाने के लिए। इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे उस धाक को जमाने के लिए अपने लोगों की जो एक मास बेस्ड शहादतें तो नहीं बोलूंगा मैं, बेरहमी से कत्ल होता है तो होता रहे। इसके बीच में अब आम वोटर जो है, जो फ्लोटिंग वोट है, उसका भी बहुत अहम रोल रहने वाला है कि वो कहां पर किसको वोट करते हैं। नेताओं की जो हर चाल में एक शातिर जो दिमाग है वो काम करता है। वोट लेने होते हैं आम आदमी से और इनका दिमाग जब काम करता है तो बड़े शातिराना ढंग के साथ काम करता है। तो ये तमाम चीजें जिस तरह से भी आपने डॉक्टर साहब उठाई हैं बिल्कुल सही उठाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। करेक्टर जो वेरिफिकेशन है, पॉलिटिकल करेक्टर वेरिफिकेशन तो हो गई, 6 लोग निकल गए वहां से, अब दम घुट रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन जब आप मूल जड़ की तरफ जाएंगे तो फिर वही चीजें आ जाएंगी कि भैया हम भी तो लीडर थे। और कहीं पे हो सकता है कि इन बागियों की शिकायतें भी जायज हों कि जो इलेक्टेड लोग आ रहे हैं उनको तो आप हिस्सेदारी दे नहीं रहे, जो आपके अपने करीबी हैं आप उनको बढ़िया सी पोस्ट पे बिठा रहे। तो इस हमाम में तमाम लोग नंगे हैं डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। चलिए संजय जी कुछ बोलना चाहेंगे, चर्चा को विराम देनी तो। मैं धन्यवाद करूंगा उदयवीर पठानिया जी, इतनी चिंता मेरे बारे में करते हैं और बहुत लंबा व्याख्यान इन्होंने मेरे पे दिया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।
राजनीति में जब चलते हैं, डॉक्टर पथरिया, जब राजनीति में चलते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ चीजों के ऊपर जो है वो आपको ये मान करके चलना पड़ता है, सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। तो इसलिए हम मान करके चलते हैं कि जब चलेंगे तो बहुत से आयाम ऐसे जीवन में आएंगे जहां पे कुछ निर्णय किधर को जाना है। तो निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, धूप है या छांव है, आगे बढ़ना है। देखिए क्या बनेगा। और जिस तरह से जिस चर्चा के ऊपर आज हम बैठे, मैं फिर भी यही कहूंगा कि ये कयासों के आधार के ऊपर चर्चा है, परिणाम जो है इसके कुछ और आएंगे। जब परिणाम सामने आएंगे हम एक बार पुनः इस चर्चा के ऊपर बैठेंगे और कौन किसने क्या किया है उसका जो है वो हम लेखा जोखा वहां पे करेंगे। इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद जी। फांकियान जी। मैं अपने पठानिया जी की बात को ही सेकंड करना चाहता हूँ। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ कि संजय भाई को अगर सुधीर शर्मा जी की जगह जिम्मेदारी दी होती तो ज्यादा बेहतर होता। चलिए संजय जी दायित्व निभा रहे हैं जो उनको मिल रहे हैं पार्टी में। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में 6 के 6 बागी कांग्रेस से आए, भाजपा के टिकट पे चुनाव पे उतरे, लेकिन भाजपा के मूल काडर पे उनको भरोसा नहीं है। यही कारण है कि जो अपने साथ वो लोग लाए कांग्रेस से, उनको उन्होंने ओहदे दिलाए पार्टी के अंदर, और उन्हीं पे अपने चुनाव का जो मुख्य कार्यभार है, जो मुख्य चीजें हैं, वो सारी छोड़ रखी हैं। वहीं एक पैनी नजर उन्होंने भाजपा के लोगों पे, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो कभी टिकट के दावेदार थे या अन्य लोग हैं, उनके ऊपर नजर रखने को कह रखा है। जाहिर है भीतर घात का उन्हें अंदेशा है और सूचियां अभी से तैयार हो रही हैं कि किनके साथ चुनावों के बाद निपटना है। वहीं पे भाजपा के मूल कार्यकर्ता अपने नेतृत्व से शिकायत कर रहे हैं कि ये लोग अभी से ही हमें अपने बिल्कुल साथ नहीं चला पा रहे हैं, तो जीतने के बाद हमारी स्थिति क्या होगी। क्योंकि ऐसे उदाहरण हैं, जब ठाकुर महेंद्र सिंह और अपने रामलाल मार्कंडे जब पार्टी में आए थे भाजपा में, तो उन्होंने, और ठाकुर गुलाब सिंह आए थे, तो उन्होंने अपना एक अलग काडर चलाया और मूल भाजपाई इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लंबे समय तक पिसते रहे और आज भी पिस रहे हैं कुछ विधानसभा क्षेत्रों में। ऐसी हालात भाजपा के कार्यकर्ता की ना हो जाए और वरिष्ठ जो उनका हलकों में नेतृत्व है वो ना कहीं दब जाए, ये भी एक चिंता का विषय है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।